हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाए थे और उन क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशन आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशन। क्या होगा इसका सॉल्यूशन। मैंने आपको बहुत दिन पहले इसे अवेलेबल करवाया था, नेट के पेपर से पहले, और बहुत से लोगों ने सही जवाब दिए, बहुत से लोगों ने गलत भी जवाब दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है, तो यार ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन कोऑर्डिनेशन का सवाल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का सवाल है, रिडॉक्स रिएक्शन का सवाल है दोस्तों। तो मैंने आपसे पूछा था इसका प्रोडक्ट, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। कई लोगों ने सही बताया, कुछ लोगों ने गलत भी बताया और कुछ लोगों ने अनएक्सपेक्टेड भी बताया, और खैर इसका अनएक्सपेक्टेड आंसर है भी। चलिए चर्चा करते हैं क्या है इसका मामला। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस की बात है, तो आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दो तरह से हो सकते हैं, इनर स्पेयर मैकेनिज्म से और आउटर स्पेयर मैकेनिज्म से। बोलो यार, आउटर स्पेयर मैकेनिज्म से। ऐसा ही होता है, बोलो यार, ऐसा ही होता है। इनर स्पेयर से भी हो सकते हैं, आउटर स्पेयर से भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पार्टिसिपेटिंग रिएक्टेंट किस तरह के हैं, यही बात है। बोलो यार, तो यहां पर अगर मैं चर्चा करूं तो आपको क्या लग रहा है, अगर मैं इसकी चर्चा करूं इन दोनों की, तो आपको क्या लग रहा है, ये आउटर स्पेयर से होगा या फिर ये इनर स्पेयर से होगा। क्या आपका सोचना है, प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखिए, यहां पर ये रुदेनियम है, और रुदेनियम आप जानते हैं ये आयरन फैमिली का होता है, और रुदेनियम +2 है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल लिगेंड हो गया। बोलो यार, अरे ये तो न्यूट्रल हो गया ना भाई, ये तो न्यूट्रल है। दीज आर न्यूट्रल्स, दीज आर न्यूट्रल लिगेंड, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है। तो यहां पर इस कॉम्प्लेक्स में रुदेनियम +2 मौजूद रहा होगा, तो यही होगा, +2 रहा होगा। और +2 में आप जानते हैं ये एक D6 सिस्टम है। अब कमाल की बात है, अगर ये D6 सिस्टम है, रुदेनियम +2 है, तो फिर क्या ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या फिर ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको इतना पता है, ये अगर आपको पता है, तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो हमें पता है, इसका तो इसकी इसकी तो जानकारी हमें है। इसका तो हमें पता है कि भाई यहाँ पर साइनाइड एज ए साइनाइड एनायनिक लिगेंड, बोलो यार, एज एन एनायन ये लिगेट करता है। और यहाँ पर अगर मैं आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो आयरन +3 है, और ऐसे में ये एक D5, और यहाँ पर आयरन +3 के साथ साइनाइड कैसे बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। बोलो यार, तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, ये एक D5 लो स्पिन है। बोलो भाई, तो ये तो हमें पता है, इसके बारे में तो हमें पूरी जानकारी है। ये तो एक D5 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये हम जानते हैं, बिल्कुल जबरदस्त। और इसी से हमें पता चलेगा कि ये क्या है, इट इज एन इनर्ट स्फीयर। ये एक इनर्ट स्फीयर है, ये एक इनर्ट स्फीयर है, मतलब ये एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। इस पर किसी भी तरीके का अटैक फिलहाल तो संभव नहीं है। तो फिर इसकी अगर चर्चा करें, अगर ये लो स्पिन है, इफ इट इज लो स्पिन, तो फिर ये क्या हो जाएगा, अगर ये लो स्पिन होता तो ये क्या हो जाएगा, T2G6। बोलो यार, T2G6। और Eg वाले जो है, ये वाले जो है, ये हाइब्रिडाइजेशन में चले गए, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ऑक्साइडल बनाने के लिए। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक तरह से इनर्ट हो गया। अगर ये लो स्पिन होता तो इस तरह से होता और ये इनर्ट कहलाता। लेकिन दोस्तों, कमाल की बात ये है कि यहाँ पर ये अमोनिया और एक पानी, 5 अमोनिया और 1 पानी रुदेनियम +2 के साथ वीक फील्ड बिहेव करते हैं। दे बिहेव एज, इनका जो नेचर है ना, ये वीक फील्ड है, वीक फील्ड। और ऐसे में ये क्या हो जाएगा, ऐसे में ये हाई स्पिन हो जाएगा, हाई स्पिन। और अगर हाई स्पिन D5 हो गया, इफ इट इज हाई स्पिन D5, हाई स्पिन D5 अगर ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो यार, क्या हो जाएगा, sp3D2 हाइब्रिडाइज्ड। और ये क्या हो जाएगा, इट इज लेबाइल कॉम्प्लेक्स, ये लेबाइल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और अगर ये लेबाइल हो गया तो अब खेला हो गया। इफ इट इज लेबाइल एंड इट इज इनर्ट, तो फिर अब क्या हो सकता है, लेबाइल इनर्ट दोनों मौजूद है। अगर इनर्ट दोनों मौजूद होते तो फिर आपस में बॉन्डिंग इंटरेक्शन तो नहीं हो पाती, मतलब ब्रिजिंग की संभावनाएं समाप्त हो जाती। और ऐसे में इनर स्पेयर आप रूल आउट कर देते। इट कैन बी रूल आउट इफ बोथ वर इनर्ट। लेकिन दोस्तों, ये तो लेबाइल है, और ऐसे में आप इनर स्पेयर को रूल आउट नहीं कर सकते, और ऐसे में ये होता है इनर स्पेयर।
चलते हैं आप इनर स्फीयर की तरफ बढ़ते हैं। इनर स्फीयर में आपको क्या चाहिए, आपको एक ब्रिजिंग लिगेंड चाहिए, और वो ब्रिजिंग लिगेंड आएगा कहां से, इस इनर्ट से आएगा, मतलब ये साइनाइड, ये क्या है, व्हाट इज साइनाइड, साइनाइड इज एम्बीडेंटेड, इट इज एम्बीडेंटेड सर, एम्बीडेंटेड होता है, एम्बीडेंटेड होता है। और यहां पर अगर इसने कार्बन से जोड़ लिया तो फिर ये नाइट्रोजन से भी जोड़ सकता है, नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है। और आप याद रखिए ये दोनों तरफ से बहुत बेहतर देता है, लेकिन नाइट्रोजन एंड से बहुत बेहतरीन देता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत कमाल की बात करता हूं हमेशा मेरी बात में बहुत दम होता है, समझ लेना मेरी बातों को। नहीं कह रहा हूं, अगर CO की बात करें ना आप, तो कार्बन एंड से ही देता है, यहीं से ये सिग्मा है और यहीं से ये पाई भी है। बोलो यार, पाई एक्सेप्टर भी यहीं से है, बोलो यार, पाई एक्सेप्टर भी यहीं से है और सिग्मा डोनर भी यहीं से है। लेकिन दोस्तों साइनाइड के केस में कमाल है, दोनों तरफ से बेहतरीन सिग्मा डोनर है, बोलो यार, दोनों तरफ से बेहतरीन सिग्मा है, बेहतरीन सिग्मा है, दोनों तरफ से बेहतरीन सिग्मा डोनर है। लेकिन नाइट्रोजन एंड से गजब का पाई एक्सेप्टर है, नाइट्रोजन एंड से पाई एक्सेप्टर कमाल का है, यहां से कमाल पाई एक्सेप्टर है। इस बात का ध्यान रखना, बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूं, लोग बताते नहीं है, समझ गए आपकी बात। तो ये बात आप जानते हैं। तो यहां से क्या हो सकता है, यहां से क्या हो सकता है, ये डोनर की तरह बिहेव कर सकता है नाइट्रोजन एंड, तो ये कर जाता है भाई, और करेगा तो दोस्तों 5 साइनाइड तो इधर ही रह जाएंगे, और एक नाइट्रोजन का, एक साइनाइड का नाइट्रोजन दरअसल दे देगा कहां पर, इस रुथेनियम को, और रुथेनियम को देगा तो भैया एक पानी निकल के बाहर कूद जाएगा। बोलो यार, एक जो पानी यहाँ पर पड़ा था ऐसे ही फर्जी में पड़ा हुआ था जो पानी, वो निकल के बाहर कूद जाएगा, और इस तरीके से आप एक प्रीसेसर कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। बोलो यार, बोल तो दो यार, अरे सक्सेसर बनता है, प्रीसेसर बनता है, तो प्रीसेसर कॉम्प्लेक्स आप यहां से बना लेंगे, जो भी होता है यार, प्रीसेसर बोलते जो भी बोलते हैं, पहले वाला कॉम्प्लेक्स आप बना लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप चार्ज देखें तो क्या है, +2 है और 3 नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, -1। बोलो यार, ओवरऑल क्या हो जाएगा सर, -1, और ऐसे में इसको निकाल के फेंक देगा बाहर, और बनेगा आपका बनेगा, दिस इज द कॉम्प्लेक्स, ये बन जाएगा। मतलब ये तो अभी क्या कहानी हुई है, अभी तो ये जस्ट कहानी हुई है कि यहाँ पर आपने एक ब्रिज टाइप का एक सिस्टम आपने तैयार कर लिया है। बोलो भाई, ब्रिज टाइप का सिस्टम आपने एक तैयार कर लिया है दोस्तों। बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो ना मुझको, बोलो। पानी बाहर जा रहा है तो पानी तो न्यूट्रल है, तो पहले न्यूट्रल अगर बाहर जाएगा तो कोई चार्ज से कोई फर्क नहीं आएगा, तो पहले भी एक नेगेटिव था, अब भी एक नेगेटिव बरकरार है। बोलो भाई, आया आपको समझ में। अब अगर मैं चर्चा करूं तो यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने जब देखा था तो ये क्या था, ये क्या था, ये +3 था एंड दिस इज +2, यही था। बोलो यार, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आप यहां से यहां करवाएंगे, और ऐसे में ये क्या बन जाएगा, ऐसे में ये बन जाएगा +3, और ये रिड्यूस होकर बन जाएगा +2। बोलो भाई, ऐसा ही होगा। बोलो यार, और ऐसे में और कमाल ये होगा दोस्तों, और कमाल ये हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा, पहले D5 था, बोलो ना यार, यहाँ पर D5 लो स्पिन था, अब यहाँ पर D6 लो स्पिन रह जाएगा, क्योंकि यहाँ अब भी साइनाइड मौजूद है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ बिहेव करता है। बोलो यार, इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और अगर इधर चर्चा करें तो अब +3 में अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करने लगेगा, और ये क्या बोलो, ये बन जाएगा D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड में लो स्पिन बन जाएगा। तो दोस्तों कमाल हो गया। अरे मूर्खों, ये भी इनर्ट और ये भी इनर्ट, अब कमाल हो गया। अब ये कहेगा, ये वाला ये जो रुथेनियम है ना, ये कहेगा मेरे साथ चलो, और यहाँ पर आयरन भी कहेगा भैया मेरे साथ चल, और ऐसे में ये किसी के साथ नहीं जाएगा, ये कहेगा भैया दोनों के साथ टिका रहूंगा, दोनों के साथ बरकरार रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, इसी फॉर्म में रहूंगा, और इसी सक्सेसर फॉर्म में, इस सक्सेसर फॉर्म में ये फाइनल प्रोडक्ट की तरह आपको मिल जाता है। आप बोलोगे अच्छा तो फिर हमारे पास क्या प्रूफ है, मेरे पास क्या एविडेंस है कि ये यही में रह जाता है, ये इसी में रह जाता है, ये आगे नहीं जाता। तो इसका एक बेहतरीन आपके पास इसका एक एविडेंस है।
अगर ये टूट गया होता, सोचो अगर ये टूट गया होता तो क्या बनता आयरन प्लस 2 में 6 साइनाइड के साथ। अरे आयरन प्लस 2 में 6 साइनाइड के साथ, बोलो ना यार, आयरन प्लस 2 में 6 साइनाइड के साथ सर ये बनता, सर ये बनता। अगर ये टूट गया होता तो ये बनता ना यार, बोलो भाई। और वो क्या बनता सर, वो ये बन जाता सर वो ये बन जाता सर, वो ये बन जाता, बोलो यार। अरे बोल तो ये क्या होता है, ये कलरलेस, और ये क्या होता है पेल येलो। लेकिन दोस्तों ना हमें रिएक्शन मिक्सचर में कलरलेस देखने को मिलता, ना ही पेल येलो देखने को मिलता, वो तो कुछ और ही देखने को मिलता है। वो क्या है, इंटेंस ग्रीन कलर का आपको फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलता है। और इसमें 975 नैनोमीटर पर आपको एक पीक देखने को मिलती है, जो कि ना ही इसका कैरेक्टरिस्टिक है ना ही इसका कैरेक्टरिस्टिक है। इसका मतलब ये दोनों नहीं मिले हैं। बोलो यार, ये जो इंटेंस ग्रीन कलर आया है ना दोस्तों, ये MMCT ट्रांसफर की वजह से आया है, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से आया है, जो केवल इसी में संभव है। बोलो यार, अरे मिक्स वैलेंस कंपाउंड है ना यार ये, अरे तो मिक्स वैलेंस कंपाउंड आपको ये मिलता है। दैट्स इट। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऐसा बतलाती है। आया समझ, आया, बोलो यार, अरे बोल तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इट इज द फाइनल प्रोडक्ट। सर यही फाइनल प्रोडक्ट है। आया समझ में, बोलो भाई, अरे आ गया क्या। चलिए दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण और जबरदस्त सवाल ये है नेचर केस। ग्राफ के नेचर पे सवाल है, काइनेटिक्स का सवाल है, हाल फिलहाल में ही दिया गया था आप लोगों को। बताइए क्या होगा इसका नेचर। मैंने कुछ ऑप्शंस भी दिए थे, स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, पैराबोला होगा, ये मैंने आपको ऑप्शंस भी दिए थे। अब मैं उन ऑप्शंस की चर्चा ना करते हुए इसके सॉल्यूशन की चर्चा करता हूं। तो दोस्तों जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसने लिख दिया है, साफ साफ आपको मेंशन कर दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना था, करना ही नहीं था कुछ। आप जानते हैं अगर मैं जनरल बात करूं कंसंट्रेशन को टाइम से रिलेट करने की, रेट कांस्टेंट से रिलेट करने की फॉर एनी nth ऑर्डर रिएक्शन, तो हम लोग क्या लिखते हैं 1 - n इनिशियल कंसंट्रेशन एट t = 0, 1 - n n-1 kT, यही लिखते हैं। बोलो यार, अरे बोल तो बस n जो है n इज नॉट इक्वल टू 1, n 1 नहीं होना चाहिए बस, इसके अलावा कुछ भी हो जाए, 0 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, कुछ भी हो जाए, यही होता है। बोलो ना, तुम बोलते नहीं हो यार, बोलो भाई। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर अपन चर्चा करें तो n की वैल्यू आप 0 पुट कर दें, बहुत आसानी से आप n की वैल्यू 0 पुट करें और आप यहां से निकाल लेंगे, अरे निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, -k0t, यही निकाल लेंगे। बोलो यार, किसके बीच ग्राफ ड्रॉ किया गया, इस रेशियो के बीच। बोलो यार, टाइम t पर कितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की रह गई और इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट आपने कितना लिया, ठीक है, यही है ना। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ आप a0 से डिवाइड कर दीजिए। बोलो यार, बोलो यार, दोनों तरफ a0 से आप डिवाइड कर दीजिए और ऐसे में आप क्या पाएंगे, ये तो आपको निकालना ही था, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 और वहां पर उस तरफ वो रह जाएगा, उसको रहने दो और ये बन जाएगा इस तरह से। बोलो यार, यही होगा। बोलो यार, अरे बोलो भाई। और अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करूं दोस्तों और सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा, वाह। अब आप ग्राफ ड्रॉ कर लो, ग्राफ ड्रॉ कर ले, अरे कर ले। इसका और इस टाइम का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल t आपने ले लिया है यहां पर और AT/A0 आपने ले लिया यहां पर। सो दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं t0 पर क्या खेला होगा, तो t जैसे आप 0 पुट करेंगे, इनिशियली जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा t0 होगा, तो यहाँ पर ये जो रेशियो है ये कितना हो जाएगा, सर ये तो 1 हो जाएगा सर 1। अरे 1 ही रह जाएगा ना फिर। बोलो यार, t0 डालोगे तो 1 ही रह जाएगा ना यार, तो 1 रह गया। और अगर आप
यहां से चर्चाएं करें, यहां से चर्चा करें तो ये क्या है सर, ये नेगेटिव में स्लोप है, स्लोप। अरे बोल तो दो रे मूर्खों, बोलो बोलो भाई। तो ये ग्राफ ऐसे चलेगा, बोलो यार ऐसे चलेगा। बोलो ना यार, बोल तो दो मूर्खों, बोलो बोलो भाई, अरे बोल तो दो। समझ गए आपने बात? और नीचे जाके हिट करेगा क्या सर, नीचे जाके, अच्छा आप मुझे बात बताओ, ये नीचे जाके हिट करेगा क्या, इस पे यहाँ पर जाकर ये हिट करेगा क्या, इधर ये हिट होगा क्या या नहीं होगा, यहाँ पर ये हिट करेगा या नहीं करेगा? हाँ करेगा, बिल्कुल करेगा। जैसे ही आप इसको आप जीरो करेंगे, इस कंसंट्रेशन को जैसे आप जीरो करेंगे, मतलब रिमेनिंग जैसे आप जीरो करेंगे, रिमेनिंग अरे रिएक्शन जब समाप्त हो जाएगा तो बची हुई कंसंट्रेशन कुछ रहेगी नहीं। तो यहाँ पर जैसे आप इसे जीरो करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये जीरो हो गया तो इधर आ जाएगा। बोलो यहाँ पर ये हो जाएगा K0T/A0 और ये जो टाइम होगा दिस टाइम विल बी A0/K0। बोलो भाई ये ऐसे हिट कर देगा। बोलो यार इस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी वो होगी ये, इस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी वो होगी 1। बोलो ना यार, बोलो भाई। और जो स्लोप होगा वो होगा माइनस K0/A0। बोलो भाई, अरे बोल तो दो, बोलो ना यार, बोलते नहीं। यहाँ पर क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका नॉन जीरो ओरिजिन है और नेगेटिव स्लोप है। बोलो यार नॉन जीरो ओरिजिन है और नेगेटिव स्लोप है। अरे बोल तो बोलो ना यार, अरे मुंह को बोल दो। समझ गए आपकी बात? चल अगले पे चलते हैं। ओहो ये तो भयंकर बेहतरीन सवाल है, ये तो मतलब काबिले तारीफ है। ये तो अगर आ जाएगा किसी एग्जाम में तो भैया हवाइयां हो जाएंगी लोगों की, समझ में ही नहीं आएगा क्या किया। आपसे सवाल वो पूछ सकता है। मैंने सवाल आपसे पूछा था कि इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा अगर इसका एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ, इफ इट्स एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इस तरह से लिखा जाए, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ अगर इस तरीके से लिखा जाए, इस तरीके से, तो आपसे मैंने ओवरऑल ऑर्डर पूछा था, ओवरऑल ऑर्डर पूछा था मैंने इसका, ये आपको बताना है। तो दोस्तों बताइए क्या है खेला। तो यहाँ पर तो सर हमें सर नजर आ रहा है, मैंने जो ऑप्शन दिए थे ना, मैं कह रहा हूँ किसी ने इसका सही जवाब नहीं दिया। नो वन किसी ने नहीं दिया। लोगों ने क्या देखा सर, इसकी पावर 1, इसकी पावर 3/2, जो ऊपर दिखा ना उसका मैंने ऑप्शन बना भी रखा था। ऐसा ऑप्शन मैंने बनाया भी था, जो ऊपर दिखा उसको जोड़ दे, और आपने जोड़ के 5/2 कर दिया दोस्तों, तुरंत गलत हो जाएगा। नीचे भी मैंने जिसका एक पावर है इसको ऊपर ले गया, माइनस करके 1/2 निकाल दिया। सर ये है ओवरऑल ऑर्डर। अरे मुझको दोनों ही नहीं है, ऐसा दोनों ही नहीं है भाई, नहीं ना ये है ना ये है। ये रिएक्शन, ये गैसेस रिएक्शन, दिस गैसेस रिएक्शन इट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 के रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट ऑर्डर है, बिल्कुल सत्य बात है। सिंगल टर्म है और उसकी एक पावर है, सिंगल टर्म H2 दिख रहा है आपको, H2 इसके अलावा कहीं नहीं दिख रहा, एक ही बार दिख रहा है और इसकी एक पावर है। तो यहां से आपको समझ में आता है कि हाँ यहां पर ये फर्स्ट ऑर्डर है, जो भी इसकी पावर है वही इसके रिस्पेक्ट में, इस H2 के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर है। बोलो यार समझ रहे हैं आपकी बात? H2 के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर, इस रिएक्शन का ऑर्डर H2 के रिस्पेक्ट में 1 है। सही बात है, क्योंकि H2 एक ही बार दिखा है और उसकी 1 पावर है, दैट्स इट। समझ में आता है। लेकिन Br2 के बारे में पूछूं तो Br2 के रिस्पेक्ट में क्या है या HBr के रिस्पेक्ट में क्या है, तो भैया ये Br2 2 बार दिख गया है। बोलो यार होना क्या चाहिए था, सिंगल टर्म रेज टू द पावर, सिंगल टर्म एक ही बार दिखता और उसकी एक पावर दिख जाती तो मैं तुरंत कह देता वही जो एक्सपोनेंट पावर है वही उसका ऑर्डर है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे जीरो हो। बोलो यार, लेकिन यहां पर क्या है 2 बार दिख गया है, 2 बार नहीं, मामला नहीं बनेगा। बोलो यार, तो इस Br2 के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर इंडेफिनेट है, नहीं पता, इंडेफिनेट है। और ऐसे ही इस HBr के रिस्पेक्ट में भी, इस HBr के रिस्पेक्ट में भी रिएक्शन का ऑर्डर इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट। और अगर ये डेफिनेट है और इसमें इनडेफिनेट कुछ ऐड किया जा रहा है तो बनेगा क्या, इनडेफिनेट। तो ऐसे में इस पूरे रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर, ये बहुत तगड़ा सवाल है, करवाता नहीं कोई, मैं जानता हूं
कोई नहीं करना था, आपको नहीं पता था, किसी ने भी इसका सही जवाब नहीं दिया। और इस तरीके का सवाल अगर उतर जाए, जेईई में तो खूब उतरते हैं ऐसे सवाल, इस तरह का सवाल अगर उतर जाए तो मैं कह रहा हूं दुनिया बर्बाद हो जाएगी। आपको पक्का ये टिका है, ये टिका देंगे आपको, मैं जानता हूं आपको। सो दोस्तों सिंगल टर्म टू द पावर होता है, आप सिंगल टर्म पहले सर्च करिए, अगर वो एक से ज्यादा बार दिख गया है और आप उसको रिड्यूस करके सिंगल टर्म टू द पावर नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे में उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर इंडेफिनिट हो जाता है, जैसा कि यहां पर Br2 और HBr के केस में हो गया। बोलो यार, तो ऐसे में इसका ऑर्डर क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, ओवरऑल ही पूछा है सर, इंडेफिनिट होगा। और अगर Br2 के रिस्पेक्ट में पूछूं तो भी सर इंडेफिनिट होगा। बोलो यार, HBr के रिस्पेक्ट में पूछूं तो भी सर इंडेफिनिट होगा, लेकिन H2 के टर्म में अगर पूछ लूं, H2 के रिस्पेक्ट में अगर पूछ लूं तो सर ऑर्डर 1 होगा। बोलो यार, यहां पर हम इस टर्म को सिंगल टर्म में रिड्यूस कर पा रहे हैं, एक ही बात दिख रहा है और उसकी एक डेफिनेट पावर भी दिख रही है। बोलो यार, बोल तो दो भाई, आए आपको समझ में? तो ये खेला था। चलते हैं, तीसरा सवाल हो गया, चौथे सवाल की तरफ। ये भी एक दमदार सवाल था। यहां पर रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन इक्वेशन आपको दे रखी है किसी रिएक्शन की, और उस रिएक्शन का आपको ऑर्डर पूछा था। ऑर्डर पूछा था। अब ऐसे मुंह मत बनाओ कि सर आपने यहां सवाल पूरा लिखा। अरे सवाल मैंने कल दे चुका हूं मेरे भाई, पहले दे चुका हूं इस सवाल को। अब आप सवाल देखेंगे, अब आप करेंगे, तो ऐसा तो नहीं कल आपको नहीं आता था आज आपको आ जाए, रात में आप एकदम पूरा केमिकल काइनेटिक्स पढ़ गए, ऐसा तो नहीं है भाई। चलिए दोस्तों, इसका आप ऑर्डर बताइए। अगर कोई पर्टिकुलर रिएक्शन इस तरह की रेट कांस्टेंट और टाइम इक्वेशन को फॉलो करता है, कंसंट्रेशन इक्वेशन को फॉलो करता है, तो ऐसे रिएक्शंस का ऑर्डर क्या होगा ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है। इसको आप नॉन फॉर्म में, जनरल फॉर्म में, नॉन जनरल फॉर्म जो अपनी नॉन है, जो अपन जानते हैं, जो जिसकी अपने को जानकारी, नॉन जनरल फॉर्म में हम इसे कैसे भी लेकर आ जाएं, हम यही तो करेंगे। बोलो यार, हम यही करेंगे कि ये जो इक्वेशन गिवन है ना, इसको उस जानी पहचानी जनरल फॉर्म में ले आऊं ताकि मैं इसको सॉल्व कर पाऊं। बोलो यार, अरे बोलो ना, तो बोल नहीं रहे, बोलो भाई, आया आपको समझ में? ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि आप इसको और सिंपलीफाई कीजिए, इसको आप सिंपलीफाई कीजिए। और आप सिंपलीफाई कैसे करेंगे दोस्तों, कैसे आप सिंपलीफाई करेंगे, इसको आप उधर ले जाइए, इसको नीचे ले आइए, तो हो जाएगा 1 + KRT A0 इज इक्वल टू A0 बटे A। यही होगा। बोलो ना यार, तुम बोलने मत नहीं हो, बोलो। अब आप क्या कर सकते हैं सर, एक बेहतरीन काम मैं कर सकता हूं, मैं दोनों तरफ A0 से डिवाइड कर सकता हूं। सर आप तो कर दे दोनों तरफ A0 से डिवाइड। सर मैं इधर भी A0 से डिवाइड कर सकता हूं और सर मैं इधर भी A0 से डिवाइड कर सकता हूं। हाँ, कर दे। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे, तब ऐसे काट मत देना जैसा मैंने काट दिया, ऐसे मत काटना। हाँ, आप यहाँ काट सकते हैं, यहाँ आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, इसको आप सिंपलीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1 A0 + KRT। बोलो यार, ये दोनों फिर कट जाएंगे। अरे अलग अलग कर लोगे ना यार, अब इतना भी नहीं आता तो फिर उस मैथ्स का मैं कुछ नहीं कर सकता। बोलो भाई, ये हो गया। बोल तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसे और नॉन फॉर्म में ले जाने के लिए, नॉन फॉर्म में लाने के लिए आप इसको इधर फेंक दें इसको। बोलो यार, आप इसको इधर भेज दें, चल रहे इधर चल रहे, समझ रहे हैं आप लोग। और इसको जैसे ही आप इधर भेजेंगे तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/- A0। और आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल, आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं दोस्तों, खूब बेहतरीन तरीके से आप जानते हैं KRT, इसको आप क्या लिख सकते हैं -1 और इसको आप क्या लिख सकते हैं -1। बोलो यार, अगर आप जनरल से इसे रिलेट करें तो वहां पर क्या था, जनरल क्या होती है, बोलो यार जनरल क्या होती है, A1 - n A0 1 - n n - 1 KT। बोलो यार, और अगर आप रिलेट करें, दोनों को रिलेट करें तो कोई दिक्कत नहीं है, -1 को आप 1 - n से रिलेट कर सकते हैं और आप करिए n - 1 - n इज इक्वल टू -1। और ऐसे में ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1 + 1 इज इक्वल टू m और n इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंसंट्रेशन और रेट
कांस्टेंट इक्वेशन जो आपको गिवन थी ये किसके लिए वैलिड है सर? इट इज वैलिड फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर आया आपको समझ में? और ऐसा देकर आप लोग बहुत आसानी से खेल सकता है, इसलिए इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना बहुत बहुत प्रायोरिटी वाला काम है। आपका सबसे पहला काम यही है, ग्राफ ड्रॉ करना। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में तो आप ये समझ के चलिए, मान के चलिए कि वो आपसे ग्राफ पे पक्का सवाल पूछेगा, एकदम सवाल पूछेगा और ग्राफ में ऐसा सवाल पूछेगा, वो इन्हीं इक्वेशंस के साथ खिलवाड़ करेगा। सेकंड ऑर्डर की जो भी इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर की जो भी इक्वेशन है, इन्हीं के साथ वो खिलवाड़ करेगा और उसी से आपसे ग्राफ बनवा के पूछेगा। तो आपको ग्राफ की बेहतरीन जानकारी होनी चाहिए। बोलो यार, ग्राफ की आपको एकदम कंटास जानकारी होनी चाहिए, जबरदस्त जानकारी। और दूसरा, इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना भी आपको बेहतरीन आना चाहिए। इक्वेशन मॉडिफाई करना आपको बेहतरीन आना चाहिए, तो आप खेल सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। चलिए अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी एक सवाल था, ये सवाल मैंने हाल ही फिलहाल में दिया था, अभी दिया शायद कुछ घंटों पहले ही ये सवाल दिया था, ताकि आप इसे बता पाए। और ये बहुत आसान सा सवाल था, मैंने कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा था जिसके लिए आपको 2-4 दिन का वेट करना पड़े, पढ़ना पड़े, ऐसा कुछ था नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। इसलिए हाल फिलहाल में दिया था ताकि इस सेशन को थोड़ा कंसिडरेबल बनाया जा सके, थोड़ा सिग्निफिकेंट बनाया जा सके, ताकि हम इस टाइम में एक एप्रिशिएबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कर पाए और इसको मिला के 5 सवाल हो जाएंगे। और ये एक अच्छा सवाल है, मतलब आपके जहन में जो चीजें आ रही होंगी मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूं। मैंने आपसे पूछा, इस सवाल में पूछा, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए दिया गया, मतलब एक डाइमराइजेशन रिएक्शन है, मतलब ये एक तरह का एक रिएक्शन है। बोलो यार, डाइमराइज हो रहा है, एक ये रिएक्शन है। कोई भी दुनिया में एक डाइमराइजेशन रिएक्शन, आप एसिडिक एसिड वाला भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। ये एक डाइमराइजेशन रिएक्शन है और इस डाइमराइजेशन रिएक्शन में फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट आपको दे दिया है और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट भी आपको दे दिया है। और आपसे पूछा कि भाई बता दे ये जो है ना, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा इस रिएक्शन का। आपको दोनों चीज दे दी। एक चीज जो बेहतरीन यहां पर लिखी हुई है, जो कि आपको कंफ्यूज कर सकती है, वो है फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट का ऑर्डर। मतलब बैकवर्ड रिएक्शन का ऑर्डर जो है ना, इसका जो ऑर्डर है, इस बैकवर्ड का जो ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इट इज फर्स्ट ऑर्डर, और जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, इट इज सेकंड ऑर्डर। तो ये बात आपको लिखी हुई है और आपसे पूछा गया है। दोनों ही रेट कांस्टेंट आपको दे रखे हैं, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट भी आपको दे रखा है, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट भी दे रखा है आपको। और आपसे पूछा है कि बता दे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा इस रिएक्शन का। साथ में ये भी लिखा है कि बैकवर्ड रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है और फॉरवर्ड रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा इन फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट के यूनिट से, कि यूनिट ही आपको ये समझा रही होगी। तो अब आप मुझे बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है। पहली बात तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर मैं चर्चा करूं तो ये क्या है सर? इट इज द सिचुएशन व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट बैकवर्ड के बराबर हो जाए। बोलो यार, बैकवर्ड के बराबर हो जाए, बैकवर्ड रिएक्शन रेट के बराबर हो जाए, बैकवर्ड रिएक्शन रेट के बराबर हो जाए। बोलो तो फॉरवर्ड रिएक्शन रेट क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन रेट बोलो यार, ये होगा, ये होगा। अरे यार, फॉरवर्ड रिएक्शन तो ये है ना, सेकंड ऑर्डर है ना फॉरवर्ड तो यार। और बैकवर्ड क्या है सर? बैकवर्ड तो सर फर्स्ट ऑर्डर है सर। यहाँ मैंने लिख दिया, देखो ये उनको यहाँ पर ये जो एक पावर है और ये जो 2 पावर है ना, ये बता रही है आपको कि ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है एंड दिस बैकवर्ड स्टेप इज फर्स्ट ऑर्डर। चलिए अब आपसे क्या कहना है, आपसे कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इट इज जस्ट रेशियो ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट कांस्टेंट्स। रेट कांस्टेंट का ही ये रेशियो बोलो यार। इट इज जस्ट इसको बड़ा के लिखना भाई, बड़ा के है ही, बड़ा के बोलो यार। इट इज जस्ट रेशियो, इट इज जस्ट द रेशियो बोलो भाई। और अगर मैं रेशियो की बात करूं तो फिर से क्या हो जाएगा? KF और KB, और ये हो जाएगा A2 बटे A का स्क्वायर, और ये हो जाएगा K इक्विलिब्रियम। बोलो यार, आपके पास क्या था? आपके पास क्या क्या गिवन था? आपके पास ये गिवन है, आपके पास ये गिवन है
क्या आपको इस स्क्वायर से या फिर इसके नेचर से, इसके सेकंड ऑर्डर नेचर से आपको कोई लेना देना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते समय क्या इस फॉरवर्ड स्टेप के सेकंड ऑर्डर या किसी भी ऑर्डर का इसके होने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कुछ लेना देना है क्या? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। हमारे पास तो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट होना चाहिए, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट होना चाहिए, और हमें किसी बात से कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक बात से मतलब है दोस्तों, वो क्या है? वो ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ना, इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये बात ध्यान रखना, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और ऐसे में अगर आप दोनों का रेशियो करेंगे तो ये सेकंड ऑर्डर था, तो यार इट इज सेकंड ऑर्डर, फॉरवर्ड सेकंड ऑर्डर था ना यार, और बैकवर्ड फर्स्ट ऑर्डर था, तो ऐसे में आपका यूनिट में मामला फंस जाएगा। बोलो यार, ऐसे में आपका मामला यूनिट में फंस जाएगा। बोलो ना यार, बोलो यार, तुम बोलते नहीं हो यार, बोलो यार। डेसीमीटर क्यूबिक पर मोल पर सेकंड, बोलो यार। और वो क्या था? 2 × 10⁶ पर सेकंड, यही होगा। बोलो यार, इट इज द रेशियो एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां से आपका क्या हो गया खेला? यहां से तो खेला हो गया कि यहां से तो यही कटेगा, यही कटेगा, केवल यही कटेगा। तो दोस्तों, ऐसे में आपको इसे डिवाइड करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा आपको कंसंट्रेशन से। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूबिक। बोलो यार, इसको आप सिंप्लीफाई कर ही लेंगे, इसको तो आप कर ही लोगे ना रे मूर्खों, इसको तो कर ही लोगे ना भाई। और ये यहाँ पर इसमें डिनोमिनेटर में तो ऊपर चला जाएगा। बोलो यार, ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूबिक। और ऐसे में ये इससे कट जाएगा, मोल से पर मोल कट जाएगा, दैट्स इट। और आपका आंसर आएगा कि इक्विलिब्रियम इज जस्ट इज 4 × 10⁻²। हो गया कि हो गया खेला। तो क्या रिएक्शन ऑर्डर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ता। हमें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते समय केवल रेट कांस्टेंट की जरूरत होती है, दैट्स इट। अपने को कोई लेना देना नहीं है भाई। बोलो ना यार, आपको आया समझ में? तो ये खेला था दोस्तों, इट इज द खेला फॉर ऑल दीज 5 क्वेश्चंस। आपको उम्मीद है बेहतरीन समझ में आया होगा। अंतिम में मैं अपने बुक्स के बारे में चर्चा कर लेता हूं दोस्तों। टिफर वाली जो बुक है, टिफर वाली जो बुक है, दिस टिफर वाली बुक, इसमें ये लेटेस्ट एडिशन, सेकंड एडिशन इसकी आ गई है। इट इज इट्स सेकंड एडिशन इज इन मार्केट, ये मार्केट में है और ये अमेजन पर भी है दोस्तों, अमेजन पर भी है। तो जो भी तैयार कर रहा है इसमें सब कुछ है 2012 से लेकर 2022 तक के। और बता दूं, और बेहतरीन बात बता दूं दोस्तों, 11 ईयर है, 11 ईयर। और टिफर में हमेशा ऐसा होता है, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठ के आते हैं। इस बार भी 2 सवाल आए हैं, आप मेरी बुक देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। 2 सवाल उठ के आए हैं प्रीवियस ईयर के, उससे पहले भी ईयर्स में आते रहे हैं। तो ये प्रीवियस ईयर उठा के देता है। और आप जानते हैं टिफर में तो एक सवाल सही होने के क्या मायने हैं, ये आपको बेहतर समझ में आता है, आप बहुत बेहतरीन जानते हैं। तो टिफर की बुक अवेलेबल है अमेजन पर और 550 रुपीज में ये आपके लिए वहां पर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। लिंक भी आप लिंक देख सकते हैं। आप सिंपली डालेंगे कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव PREHEN कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टिफर केमिकल साइंस। बस आपको इतना ही डालना है और खेला हो गया। बोलो यार, इतना ही आपको डालना, बन गया मामला। दूसरा अगर मैं चर्चा करूं, दूसरे की चर्चा अगर करूं तो दूसरा है पायनियर ऑफ गेट केमिस्ट्री। ये भी अपने आप में जबरदस्त है, पायनियर ऑफ गेट केमिस्ट्री। मैंने टाइम पास नहीं किया, आप एक बार बुक का कंटेंट देखें, उसका रिव्यू देखें तो आपको समझ में आएगा। ये भी आपको मिल जाएगी पायनियर ऑफ गेट केमिस्ट्री। बस आपको इतना ही डालना है अमेजन में, आपको बुक मिल जाएगी 750 रुपए में, ये अवेलेबल है। तो दोस्तों आप इन दोनों को ले सकते हैं। और तीसरी बुक, एक और बुक जो मैंने बनाई है वो IIT जैम की है, एक्सटेंसिव सॉल्यूशन ऑफ IIT जैम। इसमें भी क्या है, इसमें 2015 से 2022 तक के रीसेंट पेपर का भी सॉल्यूशन है। और इसमें अगर चर्चा करें तो ये 22 साल की, 22 ईयर्स, 2001 से लेके 2022 लेटेस्ट। बोलो भाई, तो बिल्कुल समय ना गवाएं। और मैं आपको बता देता हूं, गेट में तो इस बार 40 वैकेंसी, 39 वैकेंसीज आई है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं भाई, अगले साल ये वैकेंसीज डबल भी हो सकती हैं, डबल 78 भी हो सकती है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, इसलिए जम के गेट की तैयारी करें। इसकी तैयारी तो जम के करें। 750 रुपए को मत देखिए, ये तो कोई नहीं, तो बहुत इतना तो आप पिज्जा बर्गर खाने में कर देते हैं खर्च। तो गेट में अगली बार वैकेंसी डबल होने वाली है, ध्यान रखिएगा इस बात का। इलेक्शन ईयर है, बहुत ज्यादा वैकेंसी आएंगी और बहुत बढ़िया नौकरी भी है। तो दोस्तों गेट की जम के तैयारी करें, जम के।
और अंत में मैं बता देता हूँ IIT JAM ये भी अवेलेबल है दोस्तों। ये आपको मेरे से मिलेगी, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। 350 रुपये में ये अवेलेबल है, सब कुछ इसमें है इंक्लूडेड, ऑल कोरियर टैक्सेस और सब कुछ, जितने भी टैक्सेस का भी इसमें इंक्लूडेड है। और अगर आप कंबाइन लेते हैं, अगर आप कॉम्बो लेते हैं या तीनों लेते हैं तो आपको और भी छूट मिल जाएगी और भी आपके लिए सस्ती पड़ जाएगी। और दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, ये जो तीनों बुक है, इन तीनों बुक्स का जो MRP है मैं आपको लिख देता हूँ, आप समझ लीजिए। इन तीनों बुक्स का जो MRP है वो है 1850, लेकिन इसको अभी मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ टिल 30 सितंबर। टिल 30 सितंबर ये बुक्स आपको 1450 में अवेलेबल हो रही है। 22% का फ्लैट डिस्काउंट है, फ्लैट डिस्काउंट। लेकिन दोस्तों आप 22 तक 30 तक आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद इसमें राइज हो सकता है, ये बढ़ सकता है, ये अमाउंट राइज कर सकता है, ये बढ़ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं पेपर की जो कॉस्ट है वो डबल हो चुकी है। इंक पर भी GST लगी हुई है, गजब, मतलब देश का माल है। इंक पर भी GST लगी है, पेपर पे GST लगी है, बुक्स पे GST लगी है, मतलब ये क्या, ठीक है। तो ये बढ़ सकता है, इसलिए दोस्तों इस ऑफर का फायदा उठाएं। 22% का फ्लैट डिस्काउंट है, 22% से इसका फायदा उठाएं और बेहतरीन तैयारी करें। सो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, अगले बेहतरीन इसी तरह के सेशन में। केमिकल काइनेटिक्स भी जो आप कहेंगे मैं उसी तरह के सवाल आपके लिए लेकर आऊंगा, जो टॉपिक आप कहेंगे उसी टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा। बिल्कुल चिंता मत किया कीजिए, मैं हूं भाई, ठीक है दोस्तों। और जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं इन तीनों बुक्स को, जितना आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप्स में, अपने सीनियर के साथ, अपने जूनियर के साथ, प्लीज आई नीड योर सपोर्ट। सो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।